गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सबसे पहले हम गुरु जी को याद करते हैं मनी फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिडोसिस, एल्कलोसिस और एबीजी एनालिसिस पे है। मतलब बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा, आपने देखा होगा कि ग्रुप्स में काफी चर्चा चल रही है इस पे, तो इसीलिए आज का टॉपिक चूज किया। और ठीक है, तो स्टार्टिंग से सारी जो भी है सभी चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे। क्या एसिडोसिस है और क्या एल्कलोसिस है और क्यों हम बोलते हैं कि उसको मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। ठीक है, इसको चिकन सबको म्यूट कर देती हूँ, फिर जो क्वेश्चंस होंगे हम लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें एसिड बेस की। एसिडोसिस और एल्कलोसिस से पहले भी हम सबसे पहले बात करें एसिड बेस क्या है, एसिड और बेस क्या है, अम्ल और क्षार क्या है। जैसे हमने आपने सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, तो हम सब 10th तक तो सभी ने थोड़ी बहुत हल्की केमिस्ट्री पढ़ी ही है। ठीक है, तो जो एसिड बेस होता है उसी के बेसिस, उसी के मतलब पीएच के बेसिस पर ही हम किसी चीज को एसिडिक या एल्कोसिस या एल्कलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो वो डिसाइड होता है पीएच। पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच इसकी वैल्यू, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म है। तो यानी हाइड्रोजन, यानी अगर कोई देखो तो कोई आयन, अब नॉर्मल कोई चीज है जैसे वाटर है, H2O है। ठीक है, वो वो कोई ना तो वो एसिडिक है ना एल्कलाइन है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन जब वो टूटेगी H प्लस आयन में, मतलब अगर देखेंगे तो H2O जो है वो टूटेगा H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब हम पीएच की बात करते हैं तो किसी भी, सबसे पहले ये और बताना चाहूंगी, किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसका उसका पीएच होता है। ठीक है, अपना पीएच होता है। ठीक है, तो जब किसी लिक्विड में H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सॉरी मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहली तो बात ये आती है कि पीएच किसी भी चीज का, किसी भी लिक्विड का पीएच होगा। ठीक है, पीएच होता है किसी भी लिक्विड, हर लिक्विड का अपना पीएच होता है। और पीएच का स्केल की बात करें तो एक स्केल जनरल स्केल होता है। जनरल स्केल की बात करें, हाँ मैं ब्लड ब्लड की बात नहीं कर रहे, मैं एक आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, एक जनरल स्केल पे बात कर रही है। ठीक है, तो एक जनरल स्केल होता है जिसमें कि हम पीएच को 0 से लेकर 14 तक काउंट करते हैं। ठीक है, जिसमें 7 जो है न्यूट्रल, यानी 7 जो है बीच का, जो मिडल में आता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और अगर 7 से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी 7 से हम 0 की तरफ जाएंगे, तो अगर उस स्केल पे कोई कोई लिक्विड जो 0 से लेकर 7 तक के बीच में आता है, दैट इज वो एसिड है। ठीक है, और जो 7 से लेकर 14 तक कोई, अगर कोई कोई लिक्विड आता है तो वो बेस है। ठीक है, इस तरह से हम एसिड या बेस किसी चीज को बताते हैं। हर, जैसे मैंने बताया कि हर लिक्विड का अपना एक वो होगा। तो अ, ये है
पीएच, ठीक है, वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि अगर कोई एसिड है तो एसिड के अंदर H प्लस आया, अगर हमने किसी बोला है कि अगर जैसे किसी का पीएच जो है हमने बोल रहे हैं कि 5 आया है, तो 5 ही वो डिसाइड कर रहा है कि उसमें ये इतने हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन आयन है, मतलब H प्लस आयन इतने हैं, इसकी वजह से ये एसिड है। अगर उसमें हम H प्लस आयन और बढ़ाते जाएंगे तो वो और एसिडिक होता जाएगा, यानी 5 से उसका पीएच 4 3 2 होता जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन, OH आयन जब बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, एल्कलाइन होता जाएगा। जैसे कि अगर हमने किसी का एल्कल पीएच जो है किसी लिक्विड का अगर 8 है, तो हम जिसमें OH आयन और मिलाते जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, और ज्यादा बेसिक होता जाएगा, तो इसका पीएच बढ़ता जा रहा है, बेसिक होता है। ये हम बात करें जनरल स्केल की, मतलब किसी केमिकल की बात करें, जनरल स्केल की, मतलब किसी लिक्विड की बात करें, यहाँ हम ब्लड की बात नहीं कर रहे। तो ये होता है पीएच, ठीक है, जनरल स्केल पर। अब हम बात करें, ठीक है, तो मैंने बताया कि कोई भी पीएच, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर H प्लस आयन ज्यादा है तो वो हो गया, ठीक है, एसिडिक। अब हम आते हैं ब्लड पर आते हैं, ठीक है। तो ब्लड से पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया कि हर किसी चीज का लिक्विड का अपना एक पीएच होता है, उसी प्रकार जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो बॉडी में भी हमारे बहुत सारे लिक्विड है। जैसे हमारा ब्लड है, सबसे पहले तो ब्लड है एक लिक्विड ही है, ठीक है। यूरिन भी पास करते हैं तो यूरिन भी लिक्विड फॉर्म में है। हमारे जो स्टमक में एसिड निकल रहा है वो भी एक लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो जूसेस निकल रहे हैं हमारे, जैसे बाइल जूस है या और भी कोई गैस्ट्रिक जूस है, कोई भी और भी जूस निकल रहे हैं, तो सब एक लिक्विड फॉर्म में निकल रहे हैं, तो उन सब का अपना पीएच है, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्टिव पीएच, डाइजेस्टिव जूस जो निकलता है उसका एक पीएच, जो हम HCl की बात करते हैं तो उसका पीएच 1 से लेकर 3 तक होता है, ठीक है। हम इंटेस्टाइन में जब वो कोई लिक्विड निकलता है, यानी इंटेस्टाइन के जूसेस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, उनका पीएच 4 से लेकर 7 तक होता है, ठीक है। और ये हम बात करें यूरिन की, तो यूरिन का भी पीएच होता है कि 5 से लेकर 7 तक होता है, ठीक है, मतलब एसिडिक से लेकर न्यूट्रल तक हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल है, मतलब जो एवरेज होना चाहिए पीएच, तो सही होना, जैसे हम बोलते हैं कि सही चीज सही एंड स्टैंडर्ड जो पीएच होना चाहिए वो 5.5 यानी थोड़ा एसिडिक ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ब्लड का भी अपना पीएच है। तो जब हम बात करते हैं एसिडोसिस की या एल्कलोसिस, हम जैसे नॉर्मल हम किसी बीमारी की बात करते हैं कि उसको वो एसिडोसिस की प्रॉब्लम है या एल्कलोसिस की प्रॉब्लम है, जैसे हम न्यूरोथेरेपी में पढ़ते हैं कि हम रखते हैं इसको कि उसको एसिडोसिस वाली प्रॉब्लम हुई है, तो वहां हम और सिर्फ किसकी बात कर रहे होते हैं, वहां हम बात कर रहे होते हैं ब्लड के पीएच की। हमें मतलब नहीं है कि उसका यूरिन का पीएच कितना है, हमें मतलब नहीं है कि उसका एल्कलाइन का मतलब उसके स्टमक के जूसेस का कितना पीएच है, या उसका जो वो है, ठीक है। हम जब बात करते हैं किसी प्रॉब्लम में कि वो एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि शुगर डायबिटीज जो है एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, या कॉन्स्टिपेशन एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, या हाइपोथायराइड एसिडोसिस की प्रॉब्लम जैसे हम रखते हैं ना, तो हम ये मानते हैं कि उस प्रॉब्लम में ब्लड का पीएच एसिडिक हो गया है, ठीक है। यानी ब्लड की बात करेंगे, वहां हमें मतलब नहीं है उसका यूरिन का कितना है, उसका यूरिन का 5.5 ही है या जितना भी है, हमें उससे यूरिन से मतलब नहीं है, स्टमक के HCl से मतलब नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं है। हम बात करते हैं केवल ब्लड की पीएच की, ठीक है। अब चलते हैं ब्लड की पीएच पर। तो हमारे जो ब्लड का पीएच होता है वो होता है नॉर्मली 7.35 से 7.45, यदि स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं 7.4, या रेंज देखते हैं तो 7.35 से 7.45 के बीच में हम सबका ब्लड का पीएच, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। यानी कि अगर इसको हम जनरल स्केल पे देखें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको जनरल स्केल बताया था यहाँ पर, ये जनरल स्केल की क्या होता है, हम किसी केमिकल को, हम किसी सॉल्यूशन को हम पीएच पे रखते हैं, तो जनरल स्केल पे ये कहाँ लाया कर रहा है, इसमें मैंने डायग्राम नहीं दे पाई हूँ, अ, जल्दी में बनाया है ये PDF, ठीक है। तो हम एक आप इमेजिन कीजिए कि हम जनरल स्केल पे बात करें, जहां मैंने शुरू में बताया था कि 7 तक हमारा न्यूट्रल है, और 7 के बाद हमारा क्या शुरू होता है, एल्कलाइन एसिड शुरू, बेस शुरू होता है, सॉरी, है ना, बेसिक चीज शुरू होती है।
तो यहाँ पर हमारे ब्लड का पीएच ऑलरेडी बेस वाली लाइन पे फॉल कर रहा है, मतलब कि हमारा ब्लड का पीएच जो है वो 7.35 से 7.5 दोनों ही रेंज जो है वो बेसिक में आ रही है। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी नॉर्मल स्टैंडर्ड लेवल की बात करें तो हमारा ब्लड ब्लड तो वैसे ही बेसिक ही है, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है, तो मतलब मतलब वाटर ज्यादा है, तो इसीलिए हमारे जो ब्लड का पीएच होता है उस वो थोड़ा सा एल्कलाइन साइड ही रहता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं एसिडोसिस की और एल्कलोसिस की, इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे ब्लड का पीएच, ठीक है, माइंडेड कि हम ब्लड की बात कर रहे हैं, जब हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से नीचे की तरफ जाएगा तो हम उसको एसिडोसिस की प्रॉब्लम बोलेंगे। लेकिन अगर माना कि 7.35 से कम होके 7.25 भी जाएगा, अभी भी है, अभी भी वो एल्कलाइन साइड पे ही है अगर नॉर्मल स्केल की बात करें, लेकिन वो ब्लड के लिए एसिडिक हो गया क्योंकि ब्लड के नॉर्मल वैल्यू से वो नीचे चला गया एसिड साइड पे, ठीक है। और इसी प्रकार यानी ब्लड का पीएच 7.45 से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि 7.5 या 7.6 भी जाएगा, तो अभी भी वो एल्कलाइन साइड पर ही है। लेकिन क्योंकि वो नॉर्मल रेंज से ऊपर गया है तो हम बोलते हैं उसको एल्कलोसिस की प्रॉब्लम, ठीक है। अब समझ में आ गया कि अगर 7.35 से और 7.45 जो रेंज है उससे अगर नीचे की तरफ जाएगा यानी उससे कम होगा तो हम बोलेंगे एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो गई, और एल्कलोसिस की प्रॉब्लम में 7.45 से जाता है, ठीक है। अब बात करें कि ये रेंज जैसे हम बोलते हैं कि उसको एसिडोसिस हम बोल दिया, तो लेकिन ये एसिडोसिस और एल्कलोसिस की रेंज इतनी नहीं होती कि वो 7.35 से लेकर वो कोई 5 पे चला जाएगा, नहीं। 6.8 आते आते, मतलब अगर जो उसका जो पीएच है वो डाउन होने पर, एसिडोसिस होने पर 6.8 तक भी आ गया तो भी पेशेंट जो है कोमा में चला जाएगा। मतलब उसका पीएच में कितना माइन्यूट वेरिएशन हुआ है, मतलब 7.35 से केवल और केवल 6.8 तक ही जाने पर ही वो इतना मेजर चेंज है कि वो व्यक्ति जो है कोमा में चला जाएगा। सिमिलरली अगर 7.45 से वो 7.8 तक भी गया, मतलब उसका एक्सट्रीम जो है हमारे जो हमारी बॉडी जो सहन कर सकती है इस पीएच वेरिएशन में, कितना एक्सट्रीम सहन कर सकती है कि 7.8 लास्ट, और 6.8 मतलब हमारी बॉडी 6.8 से नीचे जाने पर तो खत्म, 6.8 पे तो कोमा। सिमिलरली 7.8 तक व्यक्ति की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। तो मतलब बहुत बहुत बड़ा रेंज नहीं है जिसमें हम रह सकते हैं। हमारा जो रेंज हमारा क्या रेंज है जिसमें हम रह सकते हैं वो है 7.35 से 7.45। अब हम जब बात करते हैं किसी पेशेंट को एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो गई, यानी कि उसका पीएच पीएच थोड़ा सा माइन्यूटली चेंज हुआ है कि 7.3 हुआ है, 7.2 हुआ होगा, पर इससे ज्यादा नहीं हुआ होता, और थोड़ा बहुत ही रेंज में थोड़ा ऊपर नीचे होता है। इसीलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसको, जैसे हम चेक करते हैं कि एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, हमने उसको दे दिया एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला दे दिया, मतलब उसका एसिड हमने इतना कम कर दिया, मतलब है ना कि वो एल्कलोसिस की प्रॉब्लम चला गया, या फिर हमने अगर एएलटीएफ दिया तो दे दिए जा रहे हैं, मतलब बहुत हमें कभी भी किसी एक साथ इतना ज्यादा हैवी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए कि उसी वक्त उसका पीएच इतना डाउन चला जाए कि उसको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी उसमें इतना ज्यादा चेंज नहीं सहन कर सकती पीएच में, ठीक है। ये तो रही एक इसकी बात, पीएच की बात, ठीक है। अब चलते हैं कि बॉडी जाती कब है एसिडोसिस में और एल्कलोसिस में, ठीक है। तो हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मली, मतलब दो सिस्टम होते हैं हमारा, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक होता है हमारा किडनी जो है। तो किडनी भी हमारी जो बॉडी है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, किडनी भी उसको फिल्टर, उसको भी वेस्ट को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है। सिमिलरली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारी जो हम सांस लेते हैं वो भी हम उससे भी हम जैसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकलते हैं, तो वो भी हेल्प करती है हमारे जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारे बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से में बनती है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो इस तरह से ये दोनों सिस्टम मिलकर, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स मिलकर और साथ में किडनी, ये दोनों मिलकर हमारे उस पीएच को, हमारी जो रेंज है 7.35 से 7.45 के बीच में बनाने की कोशिश करती है और रखती भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के व्यक्ति का, हर किसी का
चला जाएगा एसिडोसिस में। मतलब वो ये जो चला चला गया एसिडोसिस में, तो वो तब हुआ जब इन दोनों सिस्टम में से कोई गड़बड़ी हुई है। वरना ये दोनों कॉम्पनसेट करते रहते हैं। मतलब अगर रेस्पिरेटरी में कोई गड़बड़ हो रही है, मतलब तो मेटाबॉलिक किडनी संभाल लेती है, किडनी में प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम संभाल लेता है। लेकिन जब दोनों ही गड़बड़ होते हैं या बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, तब जाके व्यक्ति जो है एसिडोसिस की कंडीशन में जाता है या एल्कलोसिस की कंडीशन में जाता है। ठीक है, अब समझते हैं। एक सेकेंड। तो इस बेसिस पर कि रेस्पिरेटरी में गड़बड़ हुई है या मेटाबॉलिक या किडनी में गड़बड़ हुई है, इसके बेसिस पे दो प्रकार के एसिडोसिस और एल्कलोसिस होते हैं। ठीक है, थोड़ा पहले न्यूरोथेरेपी की तरफ चलते हैं। कि जैसे हम बात करते हैं कि पेशेंट हमारे पास आया है, हम बोलते हैं कि उसको एसिडोसिस की प्रॉब्लम हुई है, नहीं वो एसिडोसिस के सिम्टम है। जैसे हम सभी जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी में हमने अधिकतर बीमारियों को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कि कुछ प्रॉब्लम्स को हम एसिडोसिस में रखते हैं और कुछ प्रॉब्लम को एल्गलोसिस में रखते हैं। कैसे रखते हैं कि हम कैसे चेक करते हैं? हम जब फिंगर से चेक करते हैं, मतलब हम फोर्थ फिंगर से चेक करते हैं, तो वो हम देखते हैं कि म्यूकस जीरो का पेन या लिवर जीरो का पेन। तो जब हम फिंगर से लिवर जीरो और म्यूकस जीरो चेक करते हैं, तो वो होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस। मतलब कि जो लंग्स है वो प्रॉपरली उसने गड़बड़ की है। अभी मैं बताऊंगी आपको कि गड़बड़ कैसे देखते हैं। ठीक है, कि मतलब रेस्पिरेटरी जो है सांस लेने में दिक्कत की गड़बड़ी हुई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉल्ट हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसको। इसकी वजह से उसके लिवर जीरो में दर्द आ रहा है या म्यूकस जीरो में दर्द आता है। तो इसको इसके लिए ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? तो अगर उसका म्यूकस जीरो में दर्द आया, तो हम क्या करेंगे? उसको मुखाधोती करवाएंगे, हाँ वाली। ठीक है, और अगर लिवर जीरो में दर्द आया तो मुखाधोती करवाएंगे लिवर जीरो मतलब हूं वाली। ठीक है, तो इससे क्या होगा? तो मतलब फिंगर चेक करके हम ये मानते हैं कि फिंगर से जो हम डायग्नोस करते हैं वो हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को एल्कलोसिस को चेक करते हैं, और उसका ट्रीटमेंट केवल हम मुखाधोती से कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हमने चेक किया। क्या है ये? मुझसे मैडम इतना लेट क्लास लेती है।
सॉरी। तो रेस्पिरेटरी और एसिडोसिस और एल्कलोसिस को चेक करने के लिए हम लिवर जीरो और म्यूकस जीरो के कहा रिब्स के जस्ट नीचे स्पाइन के दोनों साइड पे चेक करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम उसको एटीएफ देंगे या अल्कलाइन ट्रीटमेंट फॉर्मूला देंगे या मुखादोती करवाएंगे? फिंगर से चेक करेंगे तो मुखादोती हाँ और हूँ, या और अगर स्पाइन के दोनों साइड यानी बैक साइड पे चेक करेंगे किडनी के पास, तो हम उसको डिसाइड करेंगे कि उसको ऐसे ट्रीटमेंट फॉर्मूला देना है या अल्कलाइन ट्रीटमेंट फॉर्मूला देना है, ठीक है। तो ये रही बात न्यूरोथेरेपी की। अब हम एसिडोसिस और एल्कलोसिस की बात की टाइप्स पे जाएंगे और कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो दो तरह की एल्कोलिसिस होती है। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी, जो लंग्स की वजह से होती है, यानी कि लंग्स जो है हमारी CO2 यानी जो हमारा जितना भी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारी जितना भी सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, हम फूड खाते हैं, फूड से हम वो एनर्जी बनती है या जो भी और प्रोसेस होते हैं, तो उसके थ्रू जो हमारा CO2 जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। अब उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना इज मेन काम होता है, ठीक है। तो उसको एज सच CO2 के रूप में भी बाहर निकाला जा सकता है और उसको बाय कार्बोनिक एसिड के रूप में भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इस जब CO2 के रूप में कैसे निकालते हैं, हमने ऑक्सीजन हमें हमने सांस में की जो ऑक्सीजन हमने ली और CO2 को बाहर निकालती है, जैसे हम जानते हैं कि लंग्स से के थ्रू, नाक के थ्रू जो हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं, वो CO2 कौन सी है? ये CO2 वो है जो हमारे हर प्रत्येक सेल के अंदर हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोल दो, मेटाबॉलिक बोल दो, जो किसी भी तरीके से जो CO2 फॉर्म हुई है उसको बाहर निकालना होता है लंग्स के द्वारा। अगर लंग्स उस CO2 को निकालने में सक्षम नहीं है, यानी CO2 की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ी हुई है, ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि उसका मतलब वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो जिसके सिम्टम्स है होते हैं कि हेडेक होगा, कंफ्यूजन होगा, ड्राउजीनेस होगी यानी सिर घूमेगा, तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ बात इस पे कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से वो CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर उसकी बड़ी है तो हम चेक नहीं करते, हम एबीजी एनालिसिस नहीं करते। अभी मैं बताऊंगी इसको कैसे चेक करेंगे। मैं सिर्फ अभी न्यूरोथेरेपी की बात कर रही हूँ और समझाने के हिसाब से बात कर रही हूँ कि वो होता है अगर बॉडी ब्लड के अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यानी रेस्पिरेटरी ने उसको CO2 को बाहर नहीं निकाला, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरी बात जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी जो जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी में उसके थ्रू जो CO2 बाहर निकलती है, उस CO2 को बाहर निकालना होता है। जैसे उसको कैसे निकालेंगे, ऐसा CO2 के रूप में बाहर निकालेंगे तो वो रेस्पिरेटरी ने काम किया। लेकिन अगर CO2 के रूप में नहीं निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? वो CO2 प्लस वाटर मिलकर H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और ये कार्बोनिक एसिड फिर बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3 नेगेटिव आयन और H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, ठीक है। अब इनको यानी बाइकार्बोनेट आयन को और H+ आयन को बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी किडनीज की है, ठीक है। तो यानी इस तरह से हमारी बॉडी जो है इन आयंस को बाहर निकाल, जैसे हमने किडनी क्लास पढ़ी थी तब उसमें पढ़ा था कि जो हमारी किडनी है हमारे जो भी एक्सेस में जो भी हमारे आयंस है उसको बाहर निकाल देती है, जो जो चाहिए उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से किडनीज बाइकार्बोनेट आयन को बाहर निकालने, ज्यादा निकालना या कम निकालना वो डिसाइड कर लेती है, या H+ आयन को ज्यादा निकालना है कम निकालना है, तो ऐसे सब डिसाइड करके अपने आप देख कर वो हमारे बॉडी के एसिड बेस को बैलेंस करने का काम करती है। अगर किडनीज प्रॉपरली उस बाइकार्बोनेट कार्बोनेट आयन को निकालने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो हमारा जो है वो जो एसिड बेस जो बैलेंस बिगड़ता है, और जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बहुत सारे टाइप होते हैं, हम उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बस दो ही टाइप से पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है, क्योंकि हम दो तरह से ट्रीटमेंट करते हैं कि रेस्पिरेटरी या या मेटाबॉलिक, यानी ATF देते हैं या मुकादोती करवाते हैं, ठीक है। इसमें भी सब टाइप्स आते हैं कि अगर कीटोन्स बढ़ गए तो जिसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बढ़ गया तो अलग तरह के एसिडोसिस, उसमें हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हमसे बात यहाँ पर अभी मेन एसिडोसिस पे कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस वजह से होगी? जब शरीर के अंदर
बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, अभी इसको मैं डिटेल में और बताती हूँ कि इसका पता हम कैसे लगाते हैं। एक सेकेंड। एबीजी एनालिसिस से, ठीक है। अब हमको तो पता नहीं है, हमारे तो न्यूरोथेरेपी एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट हमको अपने डायग्नोस्टिक हमारे जो पॉइंट्स है या हमारा अपना डायग्नोसिस है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि उसको एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। तो बाकी अगर हमें कंफर्म करना होता है या मेडिकल में जो अगर कंफर्म करना होता है तो उसके लिए करते हैं हम इस चीज को, मतलब एसिडोसिस को एल्कलोसिस को पता लगाने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, दैट इज एबीजी एनालिसिस, यानी एसिड ये आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। यानी कि आर्टरी से नॉर्मल जो ब्लड लिया जाता है वो नहीं, आर्टरी से ब्लड लिया जाता है और उसके बाद उस गैस उसका गैस एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इसको एबीजी एनालिसिस बोलते हैं। और भी बहुत सारे नाम है उसको, आर्टीरियल ब्लड गैसेस भी बोलते हैं, एबीजी ब्लड गैस एनालिसिस, मतलब कुछ कई सारे अलग अलग नाम भी है, लेकिन मेन जो है एबीजी एनालिसिस इसका नाम है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि तो एसिडोसिस हुआ है पेशेंट को या एल्कलोसिस हुआ है, वो एबीजी एनालिसिस से ही पता लगाते हैं। और उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि उसको रेस्पिरेटरी हुआ है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। ठीक है, हमारे पास अपने डायग्नोस्टिक पॉइंट है, क्योंकि मतलब हम कितना आगे हैं कि हमें किसी एबीजी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। हम केवल पेशेंट का लिवर जीरो म्यूकस जीरो का पेन चेक करके या पीछे किडनी के पास चेक करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उसको एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, वेदर इट इज मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी के, मतलब हम ये भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे जो वेद में हमने पढ़ा है कि हमारे अपने जैसे कि डायग्नोस है कि उसको हाइपोथायराइड हुआ है तो हम ये मानते हैं कि वो एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, या किसी उसको कॉन्स्टिपेशन है तो एसिडोसिस की प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें फीमेल की तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक 28 दिन का साइकिल जो है नॉर्मल होना होता है। अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 दिन से कम है, कम का है, या उसकी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, ठीक है, तो इन सबको भी मानते हैं कि एसिडोसिस की प्रॉब्लम है। तो हम ये सब तो चेक करते ही हैं, लिवर जीरो म्यूकस जीरो का पेन। उसके अलावा हम पेशेंट की केस को देखकर भी ये पता लगाते हैं कि उसको एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम मतलब पेशेंट को चेक करके हम उसका एबीजी एनालिसिस कर लेते हैं, है ना, इन शॉर्ट देखा जाए तो। लेकिन बात करें एबीजी एनालिसिस में, तो एबीजी एनालिसिस में हम एसिडोसिस एल्कलोसिस चेक करते हैं। उसमें क्या क्या वैल्यूज होती हैं, उसमें ये वैल्यूज आती हैं नॉर्मल वैल्यूज, जो पीएच हमारा उसका हमारा होता है 7.35 से 7.545, यानी आर्टीरियल ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल। ठीक है, और पीएस O2 मतलब O2 का जो प्रेशर है, यानी O2 कंसंट्रेशन समझ लो आप, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन समझ लो, वो होती है 80 से लेकर 100 mmHg, जो नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है। और CO2 की वैल्यू 35 से 45 mmHg है, तो वो नॉर्मल प्रेशर है CO2, मतलब इतने इतनी रेंज CO2 की होनी चाहिए तो वो नॉर्मल है। इस तरह से बाइकार्बोनेट आयन, और वो है 22 से 26, और ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से 100, जो हम देखते भी है ऑक्सीमीटर में। तो ये सब वैल्यूज जो है, बी है बेस इंडेक्स, बेस इक्विलिब्रियम, यानी प्लस टू यानी दोनों बेस बराबर है, मतलब दोनों जो है प्लस प्लस माइनस प्लस बराबर है, तो ये जो है नॉर्मल एबीजी एनालिसिस की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने किसी पेशेंट का एबीजी एनालिसिस कराया, यानी किसी पेशेंट का एसिड बेस्ड ब्लड गैस एनालिसिस करवाया, तो अगर हम किसी हमने चेक किया, तो उस हम कैसे डिसाइड करेंगे कि CO2 जो है वो हम मानते हैं कि CO2 एसिडिक होती है। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट का CO2 कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल वैल्यू से बढ़ी है, यहाँ हम सिर्फ दो ही चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, एबीजी एनालिसिस करते हैं उसमें दो ही चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ पर। एक तो वो होती है CO2, और दूसरा होता है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसी की कंसर्ट इन्हीं इन्हीं को चेक किया जाता है। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट के हिसाब से अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आती है तो वो है एसिडोसिस। ठीक है, तो क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि CO2 एसिडिक है, तो CO2 की वैल्यू मतलब PaCO2 जो है, माना कि ये हो गया 50, तो इसका मतलब वो है एसिडोसिस का पेशेंट। ठीक है,
अब एसिडोसिस का पेशेंट तो वो है, लेकिन वो क्यों है? तो किसकी वजह से बढ़ी हुई है? गैस CO2 की वजह से बढ़ी हुई है। दैट मीन वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। यानी अगर उसका ये सब वैल्यू ठीक होती और पीएच नॉर्मल वैल्यू से कम है, ठीक है, मैं इसमें केसेस दिखाए हुए हैं आपको, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी किसी का पीएच जो है नॉर्मल, किसी का पीएच जो है नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? वो है एल्कोलोसिस, ठीक है। क्या है? CO2 जो है नॉर्मल वैल्यू से कम हुई है, यानी इसका मतलब वो क्या है कि CO2 नॉर्मल वैल्यू से कम हो गई, और क्या हुआ है? पीएच का बढ़ गया, यानी वो चला गया पेशेंट, है तो एल्कोलोसिस का, पर है कौन सा? रेस्पिरेटरी। यानी हम क्या देख रहे हैं? CO2 देख रहे हैं, मतलब बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, केवल CO2 के कंसंट्रेशन में फर्क पड़ा है। तो दैट इज, ये क्या हुआ? रेस्पिरेटरी, मतलब कहीं ना कहीं इसको लंग्स की डिजीज है। जो लंग्स है उसकी, वो उसकी जो CO2 को वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसी वजह से CO यहाँ पे लंग्स प्रभावित है, इस वजह से क्या है? उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई है, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर ये माने कि उसका पीएच जो है कम है, यानी वो क्या हुआ? पेशेंट एसिडोसिस का पेशेंट है। क्यों कम है? क्योंकि उसका CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई है। तो यहाँ हम ये मानेंगे कि उसका CO2 बढ़ने की वजह से उसका पीएच लो हो गया है, तो इसका मतलब ये क्या है? एसिडोसिस है, क्योंकि पीएच कम हुआ है तो एसिडोसिस है। अब एसिडोसिस क्यों है? क्योंकि CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो है नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हुई है। यानी यहाँ पे फिर अगेन किसकी बात आई? गड़बड़ी किसकी है? रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी की वजह से एसिडोसिस और एल्कोलोसिस कब डिसाइड करेंगे? जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा या कम होगी, यानी कि अगर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हुई तो एसिडोसिस, और नॉर्मल वैल्यू से कम हुई तो एल्कोलोसिस, ठीक है। सिमिलरली जब हम मेटाबॉलिक डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, तो हम क्या देखेंगे? तो हम केवल और केवल बाइकार्बोनेट आयन देखेंगे, यानी HCO3 नेगेटिव आयन देखेंगे, ठीक है। तो ये केस है कि जैसे अगर कोई पेशेंट का पीएच जो है नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है, मतलब पीएच ज्यादा है, मतलब 7.45 से ज्यादा हो गया है, तो पीएच ज्यादा है, तो मतलब पेशेंट क्या है? एल्कोलोसिस का पेशेंट है। एल्कोलोसिस क्यों हुआ है? क्योंकि उसका बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा चले गए हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होने पर एल्कोलोसिस होगा। वो कौन सा होगा? मेटाबॉलिक, यानी कि किडनीज उस बाइकार्बोनेट आयन को निकालने में सक्षम नहीं है। किडनी जो है बाइकार्बोनेट आयन को निकालकर उस एसिड बेस को बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो उसको एल्कोलोसिस हुआ है। किस वजह से? बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा बढ़ जाने से, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसका पीएच जो है नॉर्मल वैल्यू से कम हुआ है, यानी पेशेंट पेशेंट जो है एसिडोसिस का पेशेंट है। एसिडोसिस का पेशेंट क्यों हुआ है? क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल वैल्यू से कम हुए हैं, यानी कि उसका पीएच जो है एसिडिक हो गया है, बाइकार्बोनेट आयन कम हुए। अगेन यहाँ किसकी जिम्मेदारी थी? बैलेंस करने की, किडनीज की। किडनीज बैलेंस नहीं कर पाई, दैट मीन्स क्या हुआ है? मेटाबॉलिक। तो हम वैसे तो पीएच डिसाइड होता है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन से, लेकिन हम एबीजी एनालिसिस में जब हम करवाते हैं किसी पेशेंट का, तो हम बाइकार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं देख, सॉरी, हम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखते। हम किसकी कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं? बाइकार्बोनेट, क्योंकि यही 4-5 वैल्यूज जो है हमारे एबीजी एनालिसिस में आती है। तो हम इन्हीं, हमें जब रिपोर्ट देखकर डिसाइड करना होता है, तो हम यही दो चीजों को देख कर डिसाइड करते हैं। एक तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, और H बाइकार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन। फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार, कि अगर बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से कम हुई है, दैट मीन्स एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और CO2 की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हुई है, तो एसिडोसिस, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और इसके विपरीत यदि क्या हो जाएगा? वो एसिडो एल्कोलोसिस। इसी के विपरीत वो, इन्हीं दोनों चीजों को देखेंगे, तो ठीक है। वैसे तो पीएच H+ आयन को देखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ क्योंकि इस टेस्ट में बाइकार्बोनेट आयन और इसको ही देखते हैं, ठीक है। ये हो गया ये हो गया हमारा एबीजी एनालिसिस में, ठीक है। अब एक और चीज समझाना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे थे, ये समझ में आ गया कि हमने कैसे
कैसे डिसाइड करते हैं एसिडोसिस एल्कलोसिस? डिसाइड करते हैं एबीजी एनालिसिस से, टेस्ट से, लेकिन हम लोग वैसे ही डिसाइड कर लेते हैं कि उसको वो है। तो ये होता कैसे है बॉडी में? जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो सब एसिडिक ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो सब जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसमें CO2 ऐसे बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, और CO2 जो है वो मैंने अभी दिखाया था, बाइकार्बोनेट आयन H2O और CO2 के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट आयन और H प्लस आयन मिलती है, बनाती है। ठीक है। तो अगर हमने बात करी थी कि हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि एसिडोसिस यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा? जब पेशेंट को, जब उसका बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल वैल्यू से कम है। ठीक है। तो बाई क्योंकि हम एबीजी में तो बाइकार्बोनेट आयन को ही देखते हैं ना, तो बाइकार्बोनेट आयन कम हुआ। ठीक है, यानी बाइकार्बोनेट आयन जो है उसके ब्लड में कम है, और यानी क्या ज्यादा, बाइकार्बोनेट आयन कम निकल निकाल निकाल रही है ब्लड, और क्या बढ़ जाएगा? तो वो कम हुआ तो ये क्या, ये बढ़ जाएगा। तो H प्लस आयन जब ज्यादा है, यानी इसका मतलब वो है तो एसिड, H प्लस आयन की वजह से ही एसिड हुआ है, लेकिन वहां हम देखते उसको नहीं है, हम वहां देखते किसको है, बाइकार्बोनेट आयन को। इसलिए तो बाइकार्बोनेट आयन डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। या हम और चीजों को क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब और सल्फ्यूरिक एसिड भी निकलता है, बहुत सारी चीज भी निकलती है, बहुत सारी चीज भी, मतलब बहुत सारे और भी एसिड हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में बनते हैं। मेजर जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा वो कार्बोनिक एसिड ही होता है, CO2 इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, और उसी को हमें बाहर निकालना होता है। तो मेन वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है? कार्बोनिक एसिड ही है। ठीक है। अब इसको, ये जो प्रोसेस है CO2 H2 और H2CO3 और बाइकार्बोनेट और H प्लस आयन, इसको चेंज करने के लिए हमारे ब्लड में कई सारी जगह एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज करके एक एंजाइम होता है, जो कि कई जगह पाया जाता है, कि जो आरबीसी में भी मिलता है और किडनी की ट्यूबल्स में भी मिलता है। जो इस मतलब जो ये जो प्रोसेस है, मतलब CO2 से H2O मिलके कार्बोनिक एसिड बनना, और फिर कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट आयन और H प्लस आयन बनना, या H प्लस आयन से बाइकार्बोनेट आयन को जुड़ के वापस कार्बोनिक एसिड बनना, और कार्बोनिक एसिड से CO2 और H2O बनना, मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है, ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। मतलब ये CO2 H2 टूट के कार्बोनिक एसिड भी बन सकते हैं, कार्बोनिक एसिड बन के जुड़कर टूटकर CO2 H2O भी बन सकते हैं, या कार्बोनिक एसिड टूटकर H+H3CO3 आयन और H प्लस आयन भी बन सकते हैं, या ये दोनों आयन मिलकर कार्बोनिक एसिड भी बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में कौन डिसाइड करेगा? ये किडनीज डिसाइड करेगी, मतलब किडनीज को क्या निकालना है। किडनीज को अगर जितना बाइकार्बोनेट निकालना चाहती, मतलब जितना एसिड बैलेंस है, अगर तो जितना निकालना चाहती है उतना निकालेंगी, अगर एसिड एल्कलाइन बैलेंस करना होगा तो ज्यादा निकालेंगी या कम निकालेंगी। ठीक है। तो ये किडनी डिसाइड करेंगी कि कौन सी रिएक्शन हो। ठीक है। ठीक है। तो किडनी, अब इस रिएक्शन को देखकर आप मतलब समझ आना चाहिए कि इसमें एक तो रेस्पिरेटरी वाला पार्ट आ रहा है, यानी CO2 बाहर निकल रही है, और एक कार्बोनेट यानी मेटाबॉलिक। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है मेन रिएक्शन है, जो हमारे एसिड एल्कलाइन बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसी के लिए जो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, जो इस रिएक्शन को इस जो एंजाइम इस रिएक्शन को मतलब स्टिमुलेट करता है, या आप बोलेंगे कि इस रिएक्शन को देखता है, संभालता है, जिसकी ये रिएक्शन होनी चाहिए, ये जो उसको वो मिलता है हमारे ब्लड के अंदर, यानी आरबीसी में, और साथ में हमारी किडनी ट्यूबुल्स में। ठीक है। तो ये रहा इस प्रोसेस के बारे में। ठीक है। और अब, ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये तो रहा मेन जो हम देखेंगे एबीजी एनालिसिस से। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बाइकार्बोनेट आयन ही डिसाइड करेंगे। हाँ, बाइकार्बोनेट आयन डिसाइड करते हैं, क्योंकि H प्लस आयन उसके साथ में होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे, इसको हम बफर बोलते हैं। ठीक है। इसको हम H बाइकार्बोनेट और H प्लस बफर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम बात करते हैं सोडियम गया तो पानी अंदर आया, सोडियम गया जाएगा तो पानी बाहर जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना एल्डिस्टेरोन, सोडियम को बाहर निकलता है तो पानी भी बाहर निकलता है, सोडियम अंदर आएगा तो पानी अंदर आएगा। इसके अलावा और भी आयन होते हैं,
और भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी सोडियम पोटेशियम, जो भी इस तरह से वो बैलेंस करने का काम करते हैं हमारा। लेकिन मेन किसके, एबीजी एनालिसिस में मेन किसका देखेंगे, बाइकार्बोनेट आयन का। लेकिन इसके अलावा और भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि ये जो हमारे एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करने का हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम पोटेशियम, जैसे हमने बताया ना कि बाइकार्बोनेट H प्लस आयन का बफर होता है, उसी प्रकार से सोडियम और पोटेशियम का भी बफर होता है। मतलब सोडियम अंदर जाएगा और सोडियम और पोटेशियम का भी होता है, और सोडियम और H प्लस आयन का भी होता है। तो सोडियम अगर बाहर जाएगा, ठीक है, तो H प्लस आयन अंदर आएंगे, मतलब किडनीज उसको वापस रीएब्सॉर्ब करेंगी। तो इस तरह से ये भी मिलकर जो है वाटर वाटर के रीएब्जॉर्प्शन और उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, बाहर निकाल एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब ये बात चल रही थी उस दिन डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन, ये इस पे बात चल रही थी, जो हम डिस्कशन शुरू हुआ था कि किस तरह से पानी जो है, कितनी पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है, या ये, ठीक है। पानी की इंपॉर्टेंस है, मतलब हम जब बोलते हैं कि अगर पेशेंट पानी नहीं पीता है तो उसको एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। पानी डिसाइड करता है कि जो है एसिडोसिस, मतलब पानी पर ही डिपेंड करता है एसिडोसिस और एल्कलोसिस की प्रॉब्लम। पर ऐसा नहीं होता है कि शॉर्ट टर्म में कि आज हमने पानी नहीं पिया तो हमको आज मैं एसिडोसिस की कंडीशन में चली जाऊंगी, या 2 दिन पानी नहीं पिया तो 2 दिन एसिडोसिस की कंडीशन में चली जाऊंगी। मतलब केवल शॉर्ट टर्म डिहाइड्रेशन से हमारा ब्लड का पीएच वो इतना प्रभावित नहीं होता कि वो डिहाइड्रेशन की उसको एसिडोसिस में चला जाए या एल्कलोसिस में चला जाए। क्यों? क्योंकि हमारी दोनों सिस्टम, यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा मेटाबॉलिक यानी किडनीज जो है, वो बैलेंस करने की कोशिश करती है। यानी अगर अगर हमारी बॉडी में अगर पानी की मात्रा कम हुई है तो वो सोडियम को भी रोकेगी, ताकि वाटर भी रुके, ताकि वाटर के मेंटेन करने का कोशिश करेगी। तो सोडियम रुकेगा तो H प्लस आयन को बाहर निकालेगी। तो H प्लस आयन बाहर निकलेंगे तो वापस जो पीएच है नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है किडनीज हेल्प करती है एक शॉर्ट टर्म चेंजेस को से हमें बचाने के लिए। तो हमें हमारा जो पीएच है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करती है। अगर जब पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म से पानी, मतलब एक आदत ही बना लेगी उसको पानी पीना ही नहीं है। तो जब हम बात कर रहे थे कि डिहाइड्रेशन से एसिडोसिस होता है, या हमने पढ़ा, किताब में पढ़ा कि वेद में कि पानी ना पीने की वजह से एसिडोसिस होता है, तो वो एक बात सही है। क्यों? क्योंकि वो उसने आदत बना ली है कि वो पानी पीता ही नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस होती है, वो एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म इफेक्ट से आती है। मतलब ऐसा नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन से नहीं होता कि शॉर्ट ड्यूरेशन से पानी पीना आज बंद किया तो उसको एसिडोसिस हो गया। तो रेस्पिरेटरी डिजीज, जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एसिडोसिस है, वो शॉर्ट टर्म हो सकती है। इसीलिए उसका समाधान भी हमने बहुत छोटा ही रखा है कि आप मुखाधोती करो और वो ठीक हो गई। क्यों? जैसे अगर ज्यादा सांस CO2 को कब निकाला उसने, तो एकदम से बढ़ गई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तो वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट हुआ, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ हुई उसको, तो एकदम CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, गैस सांस छोड़ने में दिक्कत हुई, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस जो है शॉर्ट टर्म इफेक्ट में हो सकती है, ठीक है। इसका इसलिए इसका समाधान भी कैसा है कि आप मुखाधोती कराओ, आप ठीक हो गए। लेकिन एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है वो एकदम से कुछ दिन में या कुछ घंटे में नहीं हो सकती। वो एक लंबे समय से चलते आते प्रभाव के कारण जो किडनीज जो है एसिड एल्कलाइन को बैलेंस नहीं कर पाती, उसकी वजह से होता है। तो बात सही है। अगर पेशेंट पानी ना पिए और बहुत लंबे समय से पानी कम ही पीता आया है, तो फिर वो किडनीज जो है उसको बैलेंस करने में बैलेंस नहीं कर पाती हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो बाइकार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है नॉर्मल वैल्यू से कम होने लगती है। यानी कि वो जो है उसको कहने का मतलब जो किडनीज जो है उसको एसिड एल्कलाइन को बैलेंस कर, मतलब सारे आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बैलेंस कर नहीं कर पाती है, मतलब बाहर नहीं निकाल पाती है, या एसिड एल्कलाइन को हम बोले कि बैलेंस नहीं कर पाती है। तो बाइकार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाने पर फिर हम उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। तो वो कब होगा? लॉन्ग टर्म इफेक्ट से, ठीक है। या सीवियर हो गया, बहुत सीवियर ही हो गया कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन में भी
हो सकता है बाइकार्बोनेट आयन के लॉस होने पर। सीवियर डिहाइड्रेशन में बाइकार्बोनेट आयन का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से भी फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करें काफी सीवियर, जैसे जिसको हॉस्पिटलाइज कराने की जरूरत पड़े, मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन, और या फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट से चलता आया जो पेशेंट पानी ना पिए उसकी वजह से एसिडोसिस होता है। ठीक है, ये रही बात सीवियर डिहाइड्रेशन। और इसी प्रकार ओवर हाइड्रेशन, यानी पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म से ही पेशेंट मतलब बहुत ऐसा ही है कि जरूर से ज्यादा पानी पी रहा है, बोलता है हाँ मैं तो 6-7 लीटर पानी पीता हूँ, तो बहुत ज्यादा पानी पीने से भी फिर धीरे धीरे क्या है, किडनीज उसको जो है यही बैलेंस करने में बैलेंस नहीं कर पाती है बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन में, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ने लगती है, और फिर वो एल्कलोसिस में चला जाता है। तो अब यहाँ फिर कैसे आएगी कि वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ठीक है, तो ये रही बात। तो पानी मैटर करता है, मैटर किया ना, यहाँ पर पानी ने मैटर किया कि वो लंबे समय से पानी ज्यादा पीता आ रहा है, तो पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, यानी कौन सा, तो एसिडोसिस एल्कलोसिस हो गया। लंबे समय तक पानी कम पीते पीते शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई, तो वो एसिडोसिस हो गया। तो ठीक है, वो तो जो लाइन किताब वेद में लिखी हुई है बिल्कुल जस्टिफाई करती है, वो मेडिकल मतलब वो जो मेडिकल से बिल्कुल कोरिलेट करती है, लेकिन उसको समझना पड़ता है, ना वो गलत थी ना हम गलत है, ना जो मेडिकल टर्म्स जो मेडिकल में जो एसिडोसिस एल्कलोसिस है वो गलत है, लेकिन उसको कोरिलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रही बात एसिडोसिस और एल्कलोसिस की। ठीक है, तो वही चीज को मैंने इसको डिटेल में लिखा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो हो सकता है कि कई चीजें क्वेश्चन से निकल के आएंगी। आप धीरे धीरे एक एक करके अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। Yes, ma'am. Good evening. गुड आफ्टरनून। Yes, अगर हार्ट पेशेंट है एंड मोस्टली पोटेशियम उनका बढ़ जाता है टेस्ट में, तो उसका रीजन और उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, सोडियम हार्ट में हमारा सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। ठीक है, अगर उसका पोटेशियम बढ़ जाता है, पोटेशियम बढ़ रहा है, हाँ, ये। पोटेशियम बढ़ रहा है, सोडियम कम हुआ है, तो पोटेशियम बढ़ने से सोडियम कम होगा, तो इस वजह से ये, तो सोडियम पोटेशियम पंप बिगड़ता है, तब जाके उसको वो रहता है। तो पोटेशियम बढ़ने का हमारे पास स्टेटमेंट है 2 10⁶, मतलब मैंने ये अच्छा आपको नहीं दिया। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे जो शरीर में बड़ा है, ठीक है, उसको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारा बड़ा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 2 10⁶, 1.11/6 के साथ में किडनी क्लियर देकर उसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक है। गॉट इट, या। या किसी और का कोई क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन था पहले, बहुत सारे कंफ्यूजन थे इसको लेकर अभी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया है, इसका ये आप इसमें डालेंगे क्या वो रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग में शेयर करती हूँ अपने ग्रुप में, और ये PDF भी शेयर करती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है जी, सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. Or we will not forget also. You have explained so well. थैंक यू सो मच। यू ज्वाइन फर्स्ट टाइम माय क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I was just introduced to the group by Ashok ji. So today is the first day. थैंक यू सो मच। Thank you. ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन है या कोई डाउट है एसिडोसिस और एल्कलोसिस को लेकर, पर्टिकुलरली वो जो वेद के से जो वेद में लिखा है उससे लेकर, या कोई भी और भी पर्टिकुलर एसिडोसिस या एल्कलोसिस का कोई क्वेश्चन हो तो आप इधर क्लियर कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाए बॉडी में, हाँ। इम्बैलेंस हो हम्म। तो मैम उसके लिए भी मेटाबॉलिक प्रोसेस ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमारा, हाँ, यानी इलेक्ट्रोलाइट को किडनी इज के नॉट बैलेंस, फंक्शनिंग प्रॉपरली। या
इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करने का काम किडनी का ही है। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर कम हुआ है तो किडनी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास ऐसा भी है जैसे कि सोडियम, स्पेशली सोडियम के लिए हमारे पास है 2 ADR है ना, तो स्पेशली अगर सोडियम कम हुआ है तो 2 ADR से दे सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज कम हुई है जैसे कि क्या क्या अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम हुआ है तो आप फिर उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर ये है कि आपको लगता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट कम हुआ है तो बिगड़ा है तो आप उसको किडनी क्लियर दे दीजिए, किडनी अपने आप बैलेंस कर लेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ओके। किडनी फंक्शनिंग बिगड़ी है, दैट मीन्स वो ऊपर नीचे मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बेलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, हुई हाँ है। जी, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए हैं तो मीनिंग किडनी इज किडनी, नॉट फंक्शनिंग यस, प्रॉपरली, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। यस। ओके मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। हेलो मृदुला जी। हेलो हाँ जी, अनीता जी। एक टाइम चेस्ट से भी तो हम इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं। नहीं, थाइमस जैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होते। क्योंकि मैंने ये जो हम लॉजिक है ना उसी के अंदर मैंने पढ़ा था, तो मैं इसलिए मैंने पूछा आपसे। थाइमस चेस्ट से, हाँ जी। थाइमस चेस्ट को हम वाटर सुखाने के लिए देते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि घाव घाव में जो पानी है उसको सुखाने के लिए देते हैं। लेकिन वो हम उससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होते, वो पानी का रिलेशन है कहिए ना, और वो भी स्पेशली कहीं वो पानी भर जाए तो उसको सुखाने के लिए देते हैं। आप ये मान सकते हो, मतलब डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होते, आप ये मान सकते हो, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि वो आप देखो वेद में जो लिखा होता है वो बहुत बात ऐसे लिखा होता है, वो हम बिल्कुल लेमैन टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आप ऐसा उसको लाइन पकड़ के चलोगे ना तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए आपको उसको मेडिकल के साथ कोरिलेट करना होता है। और आप गुरुजी की सोच में थोड़ा वैसा लग सकता है कि गुरुजी की सोच बहुत ऊंची थी, गुरुजी बहुत हाई लेवल की बुक्स पढ़ते थे। अब गुरुजी अपने उस बातों को अपने वो वेद में कैसे उतारे हैं ना, तो उन्होंने वेद में जो लिखा है वो थोड़ा सा ऐसा होता जाता है कि हम अगर उसके वेद के शब्द पढ़े तो वेद के शब्द से लगता है कि ये बात ऐसे है, लेकिन अगर हम उसको मेडिकल से कोरिलेट करें तो हमें समझ में आता है कि उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर थाइमस चेस्ट से एसिड अल्कलाइन बैलेंस होते हैं, उसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसे कि थाइमस चेस्ट देने से हम वाटर को सुखाते हैं, मतलब अगर कोई हम थाइमस चेस्ट देखेंगे तो वो चीज जो है पानी कम होगा ना, ठीक है ठीक है, तो पानी कम होगा, पानी तो सोडियम बाहर निकलेगा, सोडियम बाहर निकलेगा तो पानी बाहर निकलेगा तो सोडियम बाहर निकलेगा, तो इस तरह से एसिड अल्कलाइन बैलेंस हो जाएगा अगर वो ज्यादा है, मतलब सोडियम की रुकने की वजह से अगर पानी रुक रहा है तो इस तरह से वो एसिड अल्कलाइन बैलेंस हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि थाइमस चेस्ट देने से सारे अल्कलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। जो आपने ठीक है? बताया वही जो हाँ, आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी। बोलो अब बोलो। जो आपने बताया वही लिखा हुआ है, थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन सी भी हो गई थी, वो क्लियर हो गई अब। हो गई, ठीक है। वैसे मैंने वो लाइन नहीं पढ़ी लेकिन मैंने नहीं, वेद को, मैंने हाँ, पढ़ी थी तो आप बता रहे हो, बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है। चलो ठीक है। ओके, हेलो। थैंक यू। हाँ जी। एक चीज पूछनी थी मैंने, जैसे हम किसी पेशेंट का एसिड एल्कलाइन चेक करते हैं, जी। लीवर जीरो म्यूकस जीरो, लेकिन वैसे तो आता नहीं है, इक्वल होते हैं या नहीं होते या बराबर होते हैं, लेकिन देखो, उनके सिम्टम वो मतलब जो होते हैं वैसे वो एसिडोसिस वाले होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कफ कोल्ड हाँ, है। देखो आप पर्सनली मुझसे पूछोगे इसका सवाल ना, देखो आप बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट है ना वो एसिड और एल्कलाइंस के आप तो दर्द तो आप पेशेंट से ही पूछोगे ना, क्योंकि वहां तो आप स्टिफनेस चेक नहीं करोगे, ठीक है। बहुत सारे हम पेन पॉइंट्स के हम स्टिफनेस चेक करके बोल देते हैं, ठीक है, कि हाँ ये यहाँ स्टिफनेस है या यहाँ इसका पेन पॉइंट, जैसे गॉल लिवर का जो भी दर्द है हम बोलते हैं स्टिफनेस है। लेकिन लिवर जीरो और म्यूकस जीरो में पेन तो हम पेशेंट से ही पूछते हैं ना, आप बताओ, तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ, यहाँ दर्द है वहां दर्द है ना। तो मैं क्या करती हूँ पर्सनली, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं उसके सिम्टम्स पे मतलब उसके उसके केस पे जाती हूँ, पेशेंट की जो सिम्टम्स है उस पे जाती हूँ। तो मैं बहुत रेयर चेक करती हूँ। अगर मेरी बात हो भी सकता है, आपको गलत लग सकता है, जो लोग सीनियर थेरेपिस्ट से और भी लोगों से कनेक्टेड है, जो मेरी बात थोड़ी वो कॉन्ट्रडिक्टरी भी हो सकती है कि वो चेक ही नहीं करती। मैं नहीं चेक करती, बहुत रेयर चेक करती हूँ लिवर जीरो म्यूकस जीरो का पेन, किडनी की। क्यों? क्योंकि मैं पेशेंट के सिम्टम्स पे जाती हूँ, मैं डिसाइड करती हूँ कि अगर 5 सिम्टम पेशेंट के एसिडोसिस के हैं तो पेशेंट एसिडोसिस का ही है। जैसे अगर वो बात करने में मालूम चला कि उसको एसिडोसिस है, ठीक है, फिर पेशेंट को मालूम चला हाइपोथायराइड है, डिजेनरेटिव डिजीज है, उसको डिजेनरेशन उसके शरीर में हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है। अगर फीमेल से बात करो कि फीमेल का मेंसेस पे डिसाइड होता है कि हाँ उसका कि उसका जो साइकिल है वो छोटा है, उसको हैवी ब्लीडिंग है। तो
ये सारे सिम्टम्स से डिसाइड करते हैं कि वो एसिडोसिस का ही पेशेंट है, ठीक है। सिमिलरली एल्कलोसिस तो बहुत रेयर प्रॉब्लम होती है। एल्कलोसिस मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी पेशेंट का एल्कलाइन बढ़ा हो, बहुत रेयर ही एल्कलाइन बढ़ा होता है, क्योंकि आजकल जो बीमारी है वो सब एसिडोसिस वाली ही है ना। एल्कलोसिस बहुत कम पेशेंट में बढ़ा होता है, वो दिखता है। एल्कलोसिस में स्टिफनेस आएगी, जहाँ स्टिफनेस है उसकी बॉडी आपको शो करेगी कि इसको एल्कलोसिस है, तो बहुत रेयर होता है। तो मुझे तो नहीं चेक करने की जरूरत पड़ती कि पेशेंट का चेक करूं लिवर जीरो म्यूकोज जीरो, क्योंकि उसके सिम्टम्स बता देते हैं। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि बराबर ही आता है या पेशेंट नहीं बताता, तो वो रहता है कंफ्यूजन। तो आप सिम्टम्स पे जाइए बजाय कि चेक करने पर। वो पेशेंट गुरुजी के टाइम पे बहुत क्लियर कट हुआ करता था पेशेंट का टाइम वो, और गुरुजी का उतना अनुभव था कि गुरुजी पता लगा लेते थे कि वो पेशेंट को एग्जैक्टली यही दर्द है या वहां दर्द होना चाहिए। देखो अब हम उतना हम एफिशिएंटली हम नहीं चेक कर सकते, इसलिए आप सिम्टम्स पे जाइए, ठीक है अनिल जी। ठीक है जी। दूसरी बात ये थी कि कई बार क्या होता है, दोनों ही सिम्टम दिखाई देते हैं। हाँ, देखो मैं बताती हूँ जब एल्कलोसिस के आप। भी एसिडोसिस के भी अच्छा, स्टिफनेस भी है, और एसिड वाले भी मतलब सिम्टम भी हैं। जैसे आप एक केस बताओ, जैसे केस के जैसे साथ डिस्कस करते हैं ना। किसी पेशेंट के पास आए, मतलब नी पेन था, जैसे नी पेन की पेशेंट थी। हम्म। तो वैसे तो एसिड के वो थे सिम्टम, लेकिन जब हम एसिड देते थे तो पेन बढ़ जाता था, मतलब एल्कलाइन देते थे तो पेन घट जाता है। देखो मेरी बात सुनो, देखो अम, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं बोलती हूँ कि आप उसको कुछ भी मत दो। मैं तो जहां कंफ्यूजन है वहां आप ना एसिड दो ना एल्कलाइन दो। आप कुछ दिन न्यूट्रल देके देखो, न्यूट्रल से बॉडी एसिड एल्कलाइन बैलेंस हो जाता है, मतलब बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है, जो भी कुछ है उसका वो आपको क्लियर हो जाएगा कुछ दिन के बाद। नहीं होता है तो मत दो, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि गलत ना हो, क्योंकि जैसे हम बताया है कि एसिड का मतलब हम उसके पीएच से, उसके ब्लड के पीएच से नहीं खेल सकते। मतलब आप ये सोचो कि आपको कंफ्यूजन में आप उसके पीएच से खेल रहे हो, ब्लड के पीएच से खेल रहे हो, कि आप उसका आपने अनजाने में उसको एसिड ट्रीटमेंट दे दिया और उसको एसिड कम करते करते अल्कलाइन में पहुंचा दिया और व्यक्ति को कुछ भयंकर समस्या हो गई, तो फिर कौन जिम्मेदार है, ठीक है। या आपने एल्कलाइन देते देते उसका एसिड इतना कम कर दिया, एल्कलाइन कम करते करते एसिड इतना बढ़ा दिया कि उसको भयंकर समस्या होगी, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए मतलब अगर आपको कंफ्यूजन है तो कुछ मत दो, ना एसिड दो ना एल्कलाइन दो। उसका सिम्टोमेटिक लीव दो, जो बीमारी के टारगेट ट्रीटमेंट पे दो, वो अपना सही हो जाएगा, ठीक है। जहां कंफ्यूजन है, फिर जब कुछ दिनों बाद आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ ये क्लियर हो गया है कि ये जो है अब एसिडोसिस सिम्टम नजर आ रहे हैं इसमें, तो इसको ये दो। या एल्कलोसिस, एल्कलोसिस तो हम देते भी नहीं है ना, हम एएलटीएफ तो स्टार्टिंग में कभी देते भी नहीं है। हम पहले यूडीएफ देते हैं कुछ दिनों बाद, उसके बाद एएलटीएफ देते हैं। गुरुजी ने कहीं भी नहीं लिखा है कि डायरेक्ट पेशेंट को, अगर आपको सिम्टम्स में नजर आ रहा है एल्कलाइन है तो भी आप एल्कलाइन डायरेक्ट पेशेंट को नहीं देते। कुछ दिन यूडीएफ चलाने के बाद फिर हम उसको एल्कलाइन देते हैं, क्योंकि एल्कलाइन की प्रॉब्लम बहुत रेयर होती है, वो होती नहीं है, ठीक है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपका अनिल जी क्वेश्चन, कि नहीं हुआ ठीक है आंसर जी। हो गया। यस, ऑल क्लियर मैम। या, ठीक है। हाँ मृदुला जी, हाँ जी। तो जैसे आप अभी बता रहे हैं कि जैसे मतलब कि किसी को एसिडिक भी है और अल्कलाइन भी है, तो डायबिटिक पेशेंट है कैसा, जिसको डायबिटिक भी है? डायबिटीज, डायबिटिक हाँ, तो अपने आप में एसिडोसिस है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटीज तो एसिडोसिस में ही रखते हैं हम, वो क्लियर है कि एसिडोसिस का पेशेंट है। वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। उसके पैर में ज्यादा स्टिफनेस है तो फिर वो अल्कलाइन हो गया। नहीं तो नहीं हो गया ना अल्कलाइन, तो आप देखो, मैंने क्या बोला कि हम एक सिम्टम्स पे नहीं डिसाइड करेंगे, और भी तो सिम्टम होंगे उसको। और कौन पेट पूछो, पेट की हालत कैसी है, कॉन्स्टिपेशन है उसको, नहीं है, है उनको हल्की सी है। हल्की है ना, तो कॉन्स्टिपेशन है। देखो और भी तो चीजें देखेंगे ना। आपने उसका स्टमक चेक किया, उसने बोला कि हाँ मुझे कॉन्स्टिपेशन है, अगेन एक एक नंबर मिला एसिडोसिस को। डायबिटीज तो खुद एसिडोसिस वाला केस है, दो एसिडोसिस है, ठीक है। अगर फीमेल पेशेंट है, मेंसेस का कंडीशन पूछो, ठीक है। या और भी उसको डिजेनरेटिव डिजीज भी है, घुटना, मतलब आप देख रहे हो कि हाँ उसके घिस रहे हैं, उनके और अर्थराइटिस है यानी घुटने घिस रहे हैं, है ना। या बैक पेन का है तो देख रहे हो कि हमारा डिजेनरेटिव डिजीज है। तो ये चार पांच कारण मिलके आप शो कर रहे हैं कि उसको वो डिजेनरेटिव ही है, यानी उसको एसिडोसिस ही है। चाहे स्टिफनेस है, अब स्टिफनेस किसी और वजह से है, उसका पानी कम पीता है इसलिए स्टिफनेस है, ठीक है। इसीलिए उसकी, क्योंकि स्टिफनेस क्या
काफ मसल में स्टिफनेस है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है इसलिए स्टिफनेस है काफ मसल में। तो वहां हम डिसाइड करेंगे वाइजली कि मेजोरिटी सिम्टम्स किसके आ रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ सिम्टम एसिडोसिस के आ रहे हैं, दैट मीन्स वो पेशेंट एसिडोसिस के है। रही बात बड़ी बड़ी बीमारी, जैसे कि हम हाइपोथायराइड, क्लियरली पेशेंट मत आंख बंद करके चलो, हाइपोथायराइड आ गया पेशेंट एसिडोसिस का ही है, कॉन्स्टिपेशन आ गया पेशेंट एसिडोसिस का ही है, डायबिटीज आ गया पेशेंट एसिडोसिस का ही है। तो वहां तो आप सोचना ही नहीं है कि उसको एल्कोलोसिस होगा, क्योंकि वो कंडीशन एसिडोसिस वाली ही पेशेंट में ही आती है, वहां तो आपको एटीएफ देना ही देना है। ठीक है, वहां स्टिफनेस उसके कॉन्स्टिपेशन की वजह से उस काफ मसल्स में आई होगी, या कोई और भी रीजन हो सकता है। ठीक है, पर वहां आप क्लियर हो जाना चाहिए कि वो एसिडोसिस का ही पेशेंट है। थैंक यू मैम। Doctor, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जिससे जी। doctor, may I ask a question? या श्योर, या पहले तापसी जी को पूछ ले दीजिए हाँ बस। जी, हाँ हाँ जी। हाँ जी। तो मैं ये पूछ रही थी, जब अल्कोलोसिस की आप बताते हो, उसमें ज्यादातर देर इज मोर लिक्विड इन द बॉडी, इज यस, दैट वन हाँ ऑफ द इंडिकेशन? ओके, हाँ, मोर नाउ, लिक्विड इन द बॉडी, हाँ। okay, now somebody has, let's say, a lot of bladder issues where there is incontinence, the water is moving out. Would you consider it to be a metabolic electrolyte function, not something to do with alkalosis? I mean, what would you treat it as? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो Yeah, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज मोर इज एसिडोसिस प्रॉब्लम, क्योंकि एसिडोसिस में ही हम ये मानते हैं, हाँ मैं ये बताना भूल गई कि एसिडोसिस में ही हम ये मानते हैं कि हमारी मसल्स लूज हो जाती है। ठीक है, yes, वो correct. तो अब इनकॉन्टिनेंस है, दैट मीन्स जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है वो उसमें होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, वो लूज हो गई है, दैट मीन्स वो उसको होल्ड नहीं कर पा रही। तो दैट मतलब फ्लूइड इनटेक उसका ब्लड में नहीं बढ़ा है, फ्लूइड इनटेक कहाँ हुआ है, वाटर रिटेंशन कहाँ हुआ है, ब्लैडर में हुआ है। ठीक है, वो Okay, हम जब बात कर रहे हैं कि वाटर रिटेंशन है, वाटर रिटेंशन सिमिलरली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इससे दूसरा क्वेश्चन राइज हुआ है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन है, यानी कि किडनी डिसऑर्डर्स में जब यह वाटर रिटेंशन हो जाता है, जब पेडल एडिमा हो जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, तो वो भी वाटर रिटेंशन है। लेकिन correct. वो एल्कलोसिस नहीं है, क्योंकि वाटर रिटेंशन वहां ब्लड में नहीं है, वहां टिश्यूज के बीच में वाटर रिटेंशन है, क्योंकि किडनीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही। अगेन वो दैट इज ऑल्सो एसिडोसिस प्रॉब्लम। तो किडनी फेलियर, किडनी प्रॉब्लम ज्यादातर एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां किडनीज प्रॉपर्ली एसिड अल्कलाइन बैलेंस नहीं कर पा रही, वाटर, तो उसकी वजह से वाटर रिटेंशन हो रहा है, और वाटर रिटेंशन टिश्यूज के बीच में हो रहा है, दैट इज इसलिए उसको पेडल एडिमा है। तो आपके केस जो आपने यदि क्वेश्चन किया, तो उस केस में वाटर रिटेंशन तो है, लेकिन कहाँ, ब्लैडर में है। क्यों? क्योंकि ब्लैडर की मसल्स लूज हो रही है। क्यों? एसिडोसिस की वजह से लूज हो रही है। Okay, okay. राइट, So it is a acidosis problem, and यस, if it's to do with the kidney, then it's a metabolic thing because electrolytes are also getting हाँ, up. यस Is यस that right? यस, Okay. So, ma'am, what would you treat and what would you give then at the initials as a first level treatment? फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट इज एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला, अकॉर्डिंगली पेशेंट की ट्वाइस और वंस पेशेंट के अकॉर्डिंग एटीएफ देंगे, एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला देंगे। फिर हम और भी क्या इश्यू, जैसे इनकॉन्टिनेंस Exactly. है ना, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग फीमेल पेशेंट है, मेल पेशेंट है, या और क्या अदर इश्यूज भी है, उसको भी ट्रीट करेंगे। जैसे अब बहुत अच्छा ये है कि जैसे हम इनकॉन्टिनेंस में हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्वेट, 8 लेफ्ट, सॉरी इनकॉन्टिनेंस हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है इसमें, तो राइट 15 राइट मेडुला, 6 राइट स्वेट, 8 राइट पेरकू इंटू 3। इस ट्रीटमेंट से भी इनकॉन्टिनेंस में हेल्प मिलती है, क्योंकि हमें जब किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो वो हम राइट मेडुला, राइट स्वेट, राइट पार्कू यूज करते हैं। तो Okay. इस इनकॉन्टिनेंस में ऐसे ट्रीटमेंट फॉर्मूला के साथ में ये ट्रीटमेंट जो है हेल्प करता है। Okay. Ma'am, you will be giving us the recording, right? So we will get यस, all the details, या no? या Thank you so much. Thank you. या जी वीरेन जी, हाँ, नमस्ते मैडम, मैं वीरेंद्र नमस्ते कुमार बोला हूँ। जी, नमस्कार जी। हाँ, मैम एक चीज पूछ रहा था मैं कि इसमें जो कैंसर को एसिडोसिस में रखते हैं ना मैम। जी, हाँ, तो मैम इसमें जो ये कीमो चढ़ाते हैं दैट इज इटसेल्फ मच एसिडिक। तभी तो तो नहीं है। देखो अच्छा, आप अपना क्वेश्चन पूरा कीजिए।
जी हाँ, तो एक तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कोई, कई लोग हैं ना कुछ इसको आपकी वॉइस ब्रेक हो गई बीच में। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई बीरेन जी। बीमारी होते हुए भी इसमें, अभी आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ आ जी, रही है अभी मैम? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ, तो मैम वही पूछ रहा था कि इसमें एसिडोसिस की प्रॉब्लम होते हुए भी ये कीमो चढ़ाते हैं डॉक्टर्स जो है, ये तो और उल्टा नुकसान करता है, देखिए। करेगा पेशेंट हाँ, को। पहला तो क्वेश्चन ये है मैम। हाँ। दूसरा मैम ये है कि जो आपने आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो कई सारे पेशेंट को देखते हैं मैम, तो उसमें किसी को लूज मोशन भी है और साथ में ड्राई नोज भी है, या हम्म। फिर जो कॉन्स्टिपेशन है और रनिंग नोज है, तो ये कैसे कोरिलेट करेंगे मैम इसको? हाँ, अब बताते हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। पहला क्वेश्चन तो हम कैंसर वाला जी करते हैं कि कैंसर को हम एसिडोसिस में रखते हैं। क्यों? कि जो सेल जी प्रोलिफरेशन है, जैसे कि इसमें थोड़ा सा डिफर है शायद। पहले गुरुजी ने इसको कैंसर, हमारी न्यूरोथेरेपी में कैंसर को उसमें रखा था कि डिजेनरेटिव डिजीज को हम ये मानते थे कि वो क्या है कि एसिडोसिस है और प्रोलिफेरेटिव, मतलब सेल बढ़ रहा है, तो वो हम जैसे कि एक्यूमुलेशन है, तो हम उसको रख रहे थे किसमें, एसिडोसिस में, एल्कोलोसिस में रख रहे थे। लेकिन आगे रिसर्च हुई, उसके बेसिस पे अब जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ये मानते हैं कि कैंसर जो है वो एसिडोसिस वाली कंडीशन है। क्यों? क्योंकि जो सेल प्रोलिफरेशन है, जो सेल जो ग्रोथ ज्यादा हुई है, सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है, सेल जो बढ़ रही है, वो एसिडिक कंडीशन की वजह से ही हो सकती है। उसी एसिडिक कंडीशन में ही सेल ज्यादा ग्रोथ करती है, इस तरह से। ठीक है? तो इसीलिए कैंसर को एसिडिक में ही रखते हैं, एसिडोसिस में ही रखते हैं। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, वो कीमो जो देते हैं, वो कीमो जरूरी नहीं है कि वो एसिडिक केमिकल ही हो या अल्कलाइन केमिकल ही है। वो उस प्रोलिफरेटिव जो जो है सिस्ट बनी है, उसको तोड़ने के लिए कीमो दे रहे हैं। कीमो मतलब ये नहीं कि वो अल्कलाइन है या एसिड है, वो केमिकल्स यूज करके, कीमोथेरेपी यूज करके उससे वो उस कंडीशन को ब्रेक कर रहे हैं, या जो सिस्ट है उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो वो कीमो केमिकल वेदर एसिडिक और बेसिक, वो उस पे नहीं जाना है। ठीक है? लेकिन बात रही उसके कैंसर की, तो कैंसर को एसिडिक में ही रखते हैं। ठीक है? ये इसका ये है। तो वो पर जी कीमो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कीमो के अपने साइड इफेक्ट बहुत हैं। और हो भी सकता है कि वो साइड इफेक्ट इसीलिए है कि वो अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो केमिकल दे रहे हैं, वो एसिडिक केमिकल कुछ दे रहे हो, कि वो बहुत कॉम्बिनेशन में चलता है, हम उसमें हमें नहीं जाना है। बाकी ये रहा, कैंसर एसिडिक ही है। ठीक है? रहा सवाल आपका दूसरा सवाल कि मिक्स सिम्टम्स होते हैं। ठीक है? जैसे कि लूज मोशन है। ठीक है? लूज मोशन को हम लूज मोशन, जैसे हम, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। कॉन्स्टिपेशन में भी अपने आप में बहुत बड़ा मिथ है कि कॉन्स्टिपेशन, लोग उसको ही समझते हैं कि हम, मैं आज नहीं गया, मुझे आज मोशन पास नहीं हुआ, तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन। नहीं, कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है? क्या कॉन्स्टिपेशन के प्रकार है कि अगर पेशेंट को वो सुबह एक बार जाके आके वो उसको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, वो दोबारा गया, 4 बार गया, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में गया है, उसको उसका स्टूल थोड़ा थोड़ा आया है, लेकिन वो प्रॉपरली आया नहीं। तो पेशेंट तो आपको बताएगा भैया मेरे को 4 बार गया हूँ आज, तो आपको लगेगा 4 बार गया, ये लूज मोशन है। दैट इज नॉट लूज मोशन, दैट इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिपेशन। ठीक है? सेकेंडली, जी कि जैसे कि अधिकतर आईबीएस के पेशेंट में होता है कि आईबीएस के पेशेंट, आज तो उसको लूज मोशन है, कि आज तो मोशन लूज आया है, ठीक है, अगले दिन कल उसको फिर कॉन्स्टिपेशन आया है, 4 दिन तक वो गया ही नहीं है, तो वहां भी वो कॉन्स्टिपेशन है, हम उसको कॉन्स्टिपेशन में रखेंगे, वो लूज मोशन नहीं है। लूज मोशन तब माना जाएगा जब पेशेंट जो है एक तो फ्रीक्वेंटली जा रहा है, बार बार जा रहा है, और वाटरी है थोड़ा, मतलब उसका जो है नॉर्मल टेक्सचर से वो हमेशा ही पतला आता है, दैट इज लूज मोशन। तो लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन को भी हमें बहुत ब्रॉडली समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट ने, मतलब पेशेंट से बहुत डीपली आंसर करना पड़ता है ये समझने के लिए कि उसको एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है। ठीक है? और जी सेकंड, आपने बोला कि मिक्स सिम्टम हो, तो मैं बोलती हूँ कि जब मिक्स सिम्टम है ना, कुछ मत दो। ठीक है? जहां आपको कंफ्यूजन हो जाता है, देखो, हमारा कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है न्यूरोथेरेपी का जो एसिड एल्कलाइन दिए बिना पूरा नहीं हो सकता। ठीक है? हमारे पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम एसिड देके उसको ठीक करेंगे। जहां आपको लगता है कि अब मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि उसको एसिड देना है या एल्कलाइन देना है, तो आप कुछ मत दो,
न्यूट्रल दो, उसको न्यूट्रलाइज करो, काफी हद तक उसका काम हो जाएगा। फिर जो टारगेट ट्रीटमेंट है या सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो दो, टारगेट ट्रीटमेंट है वो दो, कुछ मत दो। वहां पे सेफर साइड मैं ये क्या करती हूँ कि मैं कुछ सेफ साइड रहती हूँ, कुछ भी नहीं देती हूँ जहां मुझे कंफ्यूजन होता है। बहुत कम कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब होता है तो मैं कुछ भी नहीं देती। ठीक है, ऐसा। जी, मैम मैम ये मैं चीज इसलिए बोला था कि मैंने खुद अपने ऊपर अनुभव किया था हम्म। कि वाटरी वाटरी जो है लूज मोशन हो रहा था दिन में करीब 6-7 बार 8 बार। ठीक है। और इधर जो है नोज जो है इतना ड्राई हो गया कि वो ड्राई था कई दिन से कि वो उसमें म्यूकस सूख करके वो अंदर नाक में वो स्टिक हो गया। अच्छा, हाँ, तो तो इसलिए मैं लूज मोशन आपको कुछ खाने की वजह से हुआ था? आ, नहीं ये तो मैम अभी ध्यान ध्यान नहीं है वैसे। देखो, अभी अगर इसमें आपको करना क्या चाहिए था, ठीक है, अगर इसमें आपको आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए था कि आपने कुछ गड़बड़ खाया है। ठीक है, हो सकता है कि क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल किसी को ऐसा नहीं होता ना कि भाई कोई एकदम से वाटरी लूज मोशन मतलब मोशन हो जाए और 4-5 बार जाए, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है ना। ठीक है, अगर हमेशा रहता है तो वो एक अलग सिचुएशन है। अगर आपको किसी वजह से एकदम वाटरी और 4-5 बार आप जा रहे हो, तो वो इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं इस केस को कैसे हैंडल करती थी, मैं ये मानती कि उस पेशेंट को हुआ है कोई इन्फेक्शन, कुछ गड़बड़ खाया है, तो वहां मैं चलाती इन्फेक्शन ट्रीटमेंट चलाती। ठीक है, तो ब्लॉक नोज को भी छोड़ते हैं, फोकस किस पे करना था, कि वो उसको इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शन ट्रीटमेंट हमारा पास है जो पेट के लिए 15 मेडुला इंटू 3, हाफ के यू 20 इंटू 3, हाफ के यू 13 इंटू 3, हाफ के यू 6 इंटू 3 और 15 मेडुला। ये हमारा इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। साथ में 30 मेडुला 6 इंटू 3 जो ट्रीटमेंट है। और ये इससे काम चल जाता, नहीं चलता उल्टा नॉर्मल देके हम फोकस करते पेट पे, तो पेट की कंडीशन ठीक हो जाती है, नोज अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जी जी अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है तो वो इन्फेक्शन की वजह से ये मोशन लूज मोशन हुआ है, वो सिचुएशन हो सकती है। या पेशेंट को हमेशा ही लूज मोशन रहता है या हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन रहता है, फिर वो हम उस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें हमें इतनी जल्दी डिसाइड नहीं करना होता है कि हम इसको एसिड दें या अल्कलाइन दें, हमें कुछ नहीं देना है। वहां पे हमें जो टारगेट ट्रीटमेंट है उस पर काम करना है। जी जी थैंक यू मैम क्लियर हो गया अभी। हाँ, जी थैंक यू लॉट मैम। ठीक है। हाँ जी, स- सभी के का डाउट क्लियर हुआ? किसी का बचा है आप प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मैम कंफ्यूजन थी मेरे को भी कि दोनों ही सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने बोला कि किसी पेशेंट को 4 या 5 सिम्टम दिखाई देते हैं एसिड के, तब मैं एसिड का ट्रीटमेंट देती हूँ। हाँ। लेकिन इसके साथ मतलब आपने भी बताया ना, आगे आपके पास कोई पेशेंट आता है एसिड का, हम्म। 4-5 सिम्टम दिखाई देते हैं एसिड के, तब उसको एसिड का ट्रीटमेंट देते हो आप? नहीं, हाँ, तो मैंने बोला ना कुछ सिम्टम्स, जैसे आप 4-5 जैसे मैंने बताया। आप हम केस आप जैसे जैसे मैं भी आप केस की तरह बात कर रही हूँ, तो आप केस की तरह बात करो। जैसे मैंने आप अभी मैंने केस हम तो केस की तरह डिस्कस करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएगा किसी और, बाकी जो लोग लिसनर्स है उनको भी और आपको भी, कि अगर हम किसी केस पकड़ के बात करेंगे कि ऐसे ही बोले कि सिम्टम है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, पेशेंट आपके पास आया है, या पेशेंट को अभी जैसे हमने अभी डिस्कस किया था एसिडोसिस का, या जैसे कि डायबिटीज था, जैसे पेशेंट आया उसको डायबिटीज है, काफी सालों से डायबिटीज है। अब काफी सालों से डायबिटीज है तो वो डायबिटीज जो है मैंने बताया था अभी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एक टाइप होता है, डीकेए यानी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानी डायबिटीज में धीरे धीरे कीटोन्स बढ़ने लगते हैं और फिर क्या होता है कि वो एसिडोसिस में बॉडी चली जाती है। ठीक है, इसीलिए हमारे डायबिटीज के ट्रीटमेंट में एसिड ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो आप ये मानिए कि सबसे पहला कारण तो आपको ये मालूम आपके पास ये है कि ये पेशेंट अगर डायबिटीज है, कई सालों से डायबिटीज है, तो आपका पहला एटीएफ देने का एक ये बन गया कि आप इसको क्यों ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट फॉर्मूला क्यों देंगे, क्योंकि इसको डायबिटीज है। फिर आपने बात करी तो वो बोल रहा कि हाँ, मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, मेरा पेट भी गड़बड़ रहता है, हाँ मेरे से पेट साफ नहीं होता, ऐसे नहीं बोलेगा आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। आपको पूछना पड़ेगा उससे कि आप कितनी बार वॉशरूम जाते हो, वो बोलेगा कि 2 बार जाता हूँ। पर पर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, फिर भी लगता है कि ठीक है, तो आप फिर ये मानोगे कि अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज है, दो हो गए। ठीक है, अब आपके पास आया क्यों है, क्या लेके आया, किस पेन के लिए, या एसिड डायबिटीज के लिए आया, तो आप क्लियर हो गया कि एसिड देना ही है, और कॉन्स्टिपेशन, दो चीजों से क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपके पास किस लिए आया है, माना कि आपके पास आया है नी पेन के लिए आया है, और पेशेंट किस कंडीशन में है, पेशेंट है 40s की एज में। ठीक है, 40s की एज का पेशेंट है,
डायबिटीज उसको है, कॉन्स्टिपेशन उसको है, आया क्यों है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आया है, ठीक है। अब ये केस को लेके चले तो अब देखो 40s की एज में अगर उसको डीजनरेटिव डिजीज हुई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हम मानते हैं कि डीजनरेटिव डिजीज है, ठीक है। 40s की एज में उसको डीजनरेटिव डिजीज हुई है, क्योंकि इतनी जल्दी उसकी हड्डियां घिस रही हैं, उसका मेनिस्कस घिस रहा है, कार्टिलेज घिस रही है, दैट मीन डीजनरेटिव है अगेन, है ना। पानी, पेशेंट से बात करो, हाँ पानी कम ही पीता हूँ, पानी की याद, ठीक है, याद नहीं रहता, टाइम नहीं रहता। अब 4 सिम्टम मैंने आपको दे दिए, अब उसको 5वां सिम्टम कुछ और भी निकले, लेकिन आपके पास डिसाइड करने, आपने डिसाइड कर लिया कि उसको एसिडोसिस ही होगा, वहां आपको एसिड देना ही है, ठीक है। तो ये रहा, ये हम मैंने 4 सिम्टम बताए ना आपको कि ये आपको क्यों एसिड देना है। फिर भी अगर आपको कुछ वो ऐसे सिम्टम बता रहा है, कह रहा है, नहीं मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, बल्कि मुझे लूज मोशन ही है, मतलब अगर जब वो मेरा पेट साफ हो जाता है एक बार में मुझे, तो आपने ये कट कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। आया किसके लिए, और कोई सिम्टम नहीं है, डायबिटीज के लिए आया है, तो मत दो, कुछ भी मत दो आप, ठीक है। 4-5 साल, अभी 2 साल से डायबिटीज हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी जो है कीटो एसिडोसिस में नहीं पहुंची है, ठीक है। और कोई बीमारी नहीं आपके पास, डायबिटीज लेके आया है और कोई बीमारी नहीं है और वो ज्यादा पुरानी नहीं है, मत दो एसिड, डायबिटीज का डायरेक्ट ट्रीटमेंट दो। मैं बोल रही हूँ कि आपको आपको क्यों जब इतना कंफ्यूजन है कहीं भी कि इसको हम एसिड दें अल्कलाइन दो, मत दो ना कुछ भी। मतलब कहाँ जरूरी आ रहा है कि हम उसको एसिड ही देंगे या अल्कलाइन देंगे तभी कोई ट्रीटमेंट पूरा होगा, ठीक है। जैसे आपने केस लेके आए थे, जैसे सुनीता जी का केस था, वहां मैंने डिस्कस उनसे केस मैंने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ पानी में कम पीती हूँ, ठीक है। अभी एज नहीं है, एज के हिसाब से इतना डिजेनरेटिव डिजीज है कि एनुअल टीयर हुआ है, साफ उनकी बॉडी शो कर रही है सिम्टम की वो एसिडोसिस वाले केस है। कॉन्स्टिपेशन उनको है, पानी वो कम पीती है, अभी इतनी सी एज में, मतलब बहुत ज्यादा एज नहीं है उस अवस्था में, वो इतना डिजेनरेटिव है कि वो डिस्क बल्ज हुआ, टीयर हुआ, ठीक है, ये सब हुआ है, साफ बॉडी शो कर रही है। डिप्रेशन को भी हम कहीं ना कहीं एसिडोसिस में मानते हैं, क्यों, क्योंकि डिप्रेशन ब्रेन की जो सेल्स में जब प्रॉपरली वाटर नहीं होता है तब वो हम ये मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं बॉडी में पानी कम है, ब्लड के अंदर पानी कम है। तो अगेन वो सब चीजें वो शो कर रही थी उनके केस में कि वो एसिडोसिस के पेशेंट है, तो वहां हम डिसाइड करेंगे ईटीएफ है, ऐसे ट्रीटमेंट देना है। फिर भी आपको लगता है कंफ्यूजन कि मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा, तो मत दो, उसके बिना भी पेशेंट ठीक होगा, मत, बहुत सारे केसेस में हम देते भी नहीं है, हम छूते ही नहीं एसिड एल्कलाइन कुछ भी, पेशेंट ठीक होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा अनिल जी। जी ठीक है, थैंक यू ठीक मैडम। है, नहीं कुछ और कंफ्यूजन है कुछ तरह से आप, और किसी और तरह से आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप प्लीज, ताकि सभी के लिए फायदा होगा, आपको लगता है कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ है, आपका डाउट रह गया है अभी। चलो बाद में पूछ लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, कोई। ठीक है, किसी ने भी हैंड रेज किया था अभी। जी मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, दरअसल सेशन तो बहुत अच्छा था मैम। ये अभी डिस्कस जो अनिल जी सर ने जो बता रहे थे आप बता रहे थे कि डायबिटीज पेशेंट को, तो मैम मैं ये पूछना सर, जैसे कि कोई फीमेल है उसका मेंसेस भी क्लीन नहीं है, हम्म अनरेगुलर रहता है, हम्म और एज भी छोटी है, लगभग 38 के आसपास है। हम्म उसको मैम शुगर का इशू मतलब घटता है और बढ़ता रहता है उसका। हम्म। हाइपोग्लाइसेमिक भी हो जाता है कभी, और हाइपरग्लाइसेमिक भी हो जाता है अच्छा, कभी, तो बढ़ जाता है, और मोस्टली उसका डाउन ही रहता है। पूरा तो केस उस समझ, कंडीशन में उसको पूरा क्या केस, माने, एसिडोसिस? पूरा केस बताइए। देखो खाली दो, आपने दो चीज बताई है कि उसका पीरियड इरेगुलर है। अब इरेगुलर में क्या इरेगुलर है, ज्यादा है कम है, पहले ये तो बताइए, ठीक है, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या, हम्म। कितना, मैं मतलब मैं उसका इरेगुलर से कार्ड मतलब क्या। कार्ड कार्ड पूरा मैं आपको ग्रुप में हाँ सेंड कर देता हूँ, ठीक एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली ना, क्योंकि जी जी, क्योंकि इरेगुलर उसको स्टेप की वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकती है। हम जी। एसिडोसिस में कब रखेंगे उस पेशेंट को कि उसका मेंसेस जो है जल्दी आता है, मतलब हम गुरुजी ने बोला या नॉर्मली होता, पढ़े भी है हमने, मतलब वो होता भी जी है जी। मेडिकली हिसाब से भी। 28 दिन का साइकिल इज स्टैंडर्ड साइकिल, 28 दिन के साइकिल से हम्म उसका छोटा है, यानी उसको 28 दिन से पहले ही अगर मेंसेस आ जाता है तो हम उसको एसिडोसिस में रखते हैं, ठीक है। या उसका साइकिल हम्म बड़ा है, 28 दिन से लेट आता है, तो हम उसको एल्कोलोसिस में रखते हैं, पहली बात। दूसरी जी। बात, उसका रही बात ब्लीडिंग की, तो उसको नॉर्मल ब्लीडिंग जो है, हैवी ब्लीडिंग होती है तो हम उसको रखते हैं एसिडोसिस में, उसको कम ब्लीडिंग होती है तो हम रखते हैं एल्कलोसिस में। दूसरी बात, तीसरी बात, उसको जी। ब्लीडिंग कम दिन के लिए होती है, यानी उसको 1-2 दिन ही ब्लीडिंग होती है, तो हम, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 72 घंटे की ब्लीडिंग, यानी 3 घंटे 3 दिन की ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल मानी जाती है, 3-3.5 दिन की, ठीक है। अगर उसको इस हम्म इतने कम कम रहती है तो एल्कलोसिस की प्रॉब्लम है। और अगर उसको हम्म
इससे ज्यादा 6-7 दिन तक की ब्लीडिंग रहती है तो वो हम मानते हैं एसिडोसिस की, है ना। तो ये हमने मेंसेस की हिस्ट्री से ये पता लगाया कि वो एसिडोसिस के पेशेंट है या एल्कलोसिस के पेशेंट है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, जैसे पेशेंट, अगर पेशेंट को बोले पीसीओडी है, ठीक है, पीसीओडी उसका पीरियड्स इरेगुलर है, यानी कि वो पेशेंट बोलता है कि हाँ मुझे तो डेढ़ महीने में आता है, ठीक है। तो वहां पर आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि अब उसको एल्कलोसिस का पेशेंट है, क्यों? क्योंकि उसका मेंसेस इरेगुलर होने का कारण उसका एल्कलोसिस कंडीशन नहीं है, वहां उसका मेंसेस इरेगुलर होने का कारण क्या है? क्योंकि उसके पीसीओडी सिस्ट है इसके ओवरीज में, इसीलिए इसके मेंसेस इरेगुलर है। तो वहां आप उसको एल्कलोसिस नहीं दोगे वहां पर, क्योंकि मैंने बताया कि हमें ये चीज डिसाइड तो करती है, लेकिन वहां पे आपको साइमल्टेनियसली दूसरी केस भी हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी कि अगर उसको पीसीओडी है तो आप उसको एल्कलोसिस में नहीं रखोगे उसके मेंसेस की हिस्ट्री से, ठीक है। जी जी सेकेंडली अगर उसको फाइब्रॉइड्स है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होने की वजह से ब्लीडिंग हैवी होती है, ठीक है, उसको ब्लीडिंग जो ज्यादा होगी, तो अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो आप सोचोगे कि इसको एसिडोसिस में रख देता हूँ, नहीं। अगर पेशेंट की हिस्ट्री से आपको मालूम चलता है कि वो उसको यूट्रस फाइब्रॉइड है, तो वहां पर उसकी हैवी ब्लीडिंग होने का कारण उसके यूट्रस फाइब्रॉइड है, उसकी एसिडोसिस कंडीशन नहीं है, तो वहां पे आप एसिड नहीं दोगे। तो बहुत सारे आप, तभी तो हम बोलते हैं कि डिटेल में पेशेंट की हिस्ट्री लो, आप 4 चीजें पूछ के डिसाइड नहीं जी कर सकते हो, ठीक है। जी जी मैम, थैंक यू। तो इस पेशेंट का डिटेल स्टडी, डिटेल कार्ड जो है वो आप ग्रुप में शेयर हाँ कीजिएगा, बिल्कुल। जी ठीक है। जी। उसके क्या 3-4 बार आगे अबॉर्शन भी हो चुके हैं, हाँ मिसकैरेज हाँ। हो गए थे। और जो लास्ट में मतलब 4 नंबर बचा हुआ है वो सी सेक्शन से हुआ है। और हम्म। उसके बाद में डॉक्टर ने मना कर दिया उसको, क्योंकि ये बेबी एक बार ही कंसीव कर सकती है, हम्म। आगे हाँ, नहीं तो कर पूरा सकती। केस पूरा केस समझेंगे तो उसके बाद समझ में आएगा कि क्या जी प्रॉब्लम जी है और क्या हम कर सकते हैं ना। जी मैम जी। और उनको बीपी भी हाई थोड़ा बहुत रहता है, तो हाई उस रहता कंडीशन है? में फिर क्या। हाँ बहुत हाई रहता है, शुगर लो हो जाता है। अच्छा, तो अभी बीपी के लिए जो ट्रीटमेंट है हमारे पास, कई सारे ट्रीटमेंट है, वो बीपी के ट्रीटमेंट उसको हाँ दो, शुगर। हाँ हाँ दे रहा हूँ मैम तो अब मैं। रीजन देखो, मैंने बीपी के लिए भी हमने क्लास ले चुके हैं, हाई ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर का भी देखो आप कारण है। वैसे तो हम जो भी ट्रीटमेंट हमारे पास ब्लड प्रेशर के लिए है, कॉल ट्रीटमेंट है, किडनी क्लियर जी है, जी वही दे रहा हूँ हेपरिन मैं है। जी जी यही कुछ दे इस रहा हूँ। इसके अलावा भी देखिए, इसके अलावा भी ब्लड प्रेशर का भी कारण होता है। अगर हम देखो, अगर हम रूट कॉज पे जाएंगे ना किसी चीज के, तो हम हाँ बहुत मैम अच्छे से। ये चीज बताया उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि वैसे इसके थोड़ा सा लीवर पे भी है असर है, किडनी पर भी असर है, बट बीपी का इशू नहीं है, बीपी की टेबलेट उन्होंने नहीं दी है। शुगर का उसका तो उनका बीपी क्यों मेडिसिन बढ़ रहा है? चालू है। उसका उसको क्यों किडनी का इशू है ना, तो उसको, इसका मतलब ये है कि उसकी किडनी में कुछ और इशू है, किडनी में सिस्ट है, मतलब हमारा बीपी क्यों बढ़ता है, इस पे हम बात करें तो अब ये थोड़ा सा टॉपिक से बियॉन्ड द टॉपिक, अलग से बात हो जी जाएगी। लेकिन अगर हम बीपी की बात करें तो बीपी, ब्लड प्रेशर तब बढ़ता है जब हमारे किडनी में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो किडनी में जी ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, किडनी जो है रेनिन बना रही है, रेनिन से एलडी वो सब सिस्टम होता है, ठीक है, RAS, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में। तो हम्म, अगर उसका किडनी का इशू है तो अगेन वो बात ये आती है कि किडनी का इशू की वजह से उसका बीपी बढ़ रहा है, तो किडनी में क्या इशू है, किडनी में कोई सिस्ट है, किडनी में कोई स्टोन है, या किडनी का क्या इशू है, क्यों उसका बीपी बढ़ रहा है। अगर आप सिंपल, आप डेली आप उसको किडनी क्लियर, पी हेपरिन, ये सब ट्रीटमेंट देते रहोगे तो उसका नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप दोगे, फिर अगले दिन फिर बढ़ जाएगा। तो हम, अगर आपको उसको, पेशेंट को ठीक करना ही है, तो उसके कारण पे जाओ कि उसका बीपी बढ़ क्यों रहा है, आप उससे डिटेल में आप केस समझो कि उसका बीपी क्यों बढ़ रहा है, और फिर हम उस कारण पे काम करेंगे, तो हमेशा के लिए पेशेंट ठीक होगा, जी जी जी। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू हाँ, सो। ओके, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग और PDF में सेंड कर दूंगी ग्रुप में। तो आई होप मैंने आपको एसिडोसिस और अल्कलोसिस और एबीजी एनालिसिस के डाउट्स जो है वो क्लियर किए, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम, थैंक Thank यू। you and good गुड नाइट। night, ma'am. गुड नाइट। थैंक यू मैम। कर दिया मैंने, मीटिंग बहुत